का मामला है भाई। नहीं, एक सूचना मैं दे दूं जी भैया। दीदी, एक सूचना मैं दे दूं कि यह व्यक्ति 2012 में ओबामा के समय डेमोक्रेट बना था। ये औपचारिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी का सदस्य था। इससे आपको कुछ पता चल सकता है। हाँ पंकज जी, एक्चुअली क्या है कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन जो डिबेट है वो डजंट मेक सेंस, क्योंकि भारतीयों को समझ में नहीं आता है कि दोनों क्या है। एक्चुअली दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये दोनों यूनाइटेड है, एक एंटिटी है। ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कोई भी लॉ अमेरिका में दोनों की मदद से नहीं बन सकता। तो ये मुझे अमेरिकन कांग्रेसमैन ने समझाई थी। उन्होंने मुझे बोला था, वो रिपब्लिकन है, मेरे घर पे आए तो उन्होंने मुझे बोला, आदित्य कल्टिवेट फ्रेंडशिप विद दैट डेमोक्रेट ऑल्सो, क्योंकि उसके बिना मैं काम नहीं कर पाऊंगा कांग्रेस में। तो शायद ये भारतीयों को समझ में नहीं आता है कि ट्रम्प जो करेगा अकेले नहीं कर सकता है, कांग्रेस को पास करना पड़ेगा वो लॉ। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की लिमिट होती है 1 साल, 2 साल, 6 महीने। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे अमेरिका नहीं चलता है। वो वैसे ही हो गया कि प्रधानमंत्री का अध्यादेश भारत में, या प्रधानमंत्री का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ज्यादातर नहीं चलता है। रामेश्वर जी नमस्कार। वैसे तो समस्या के विषय में डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी ने एक बैकग्राउंड पूरी तरह बता दिया था, और आदरणीय विदुषी केडिया जी ने बहुत ही आधारभूत तथ्यों पर प्रकाश डाला। तो इसलिए अब उसमें कुछ अलग बातें जो हम कह सकते हैं वही कहेंगे। पहली समस्या जो है वो ये कि ये जो इस्लाम है, इस्लाम नाम जो चला है, ये इसको क्या कहेंगे, या तो ये मिसनोमर है या फिर ये कवर या अम्ब्रेला है। क्योंकि इस्लाम शब्द को कुरान में तो कहीं डिफाइन किया नहीं है, और इस्लाम मतलब जो मोहम्मद साहब को मानने वाले, आखिरी रसूल को मानने वाले लोग मुसलमान कहलाएंगे और उनका मजहब इस्लाम कहलाएगा, ये कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है। तो ये बहुत बाद में क्रमशः विकसित हुआ नाम है। स्वयं यूरोप के लोग 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के आरंभ तक इनको मोहम्मदन कहते थे, मोहम्मदनिज्म। जितनी पुरानी किताबें हैं उसमें सब में इनको मोहम्मदनिज्म कहा गया है। तो ये अभी अभी 20वीं शताब्दी में इस्लाम शब्द ज्यादा चला है। तो ये या तो मिसनोमर है, या कवर है, या अम्ब्रेला है। दूसरी बात यह है कि जो कुरान लिखी गई वो मोहम्मद साहब के 150 साल बाद लिखी गई, और इसमें कुछ तो मेमोरी है और कुछ स्टोरी टेलिंग थी। लोगों ने कहा कि हमें याद है कि आखिरी रसूल ने, जो बहुत ही सम्माननीय पूजनीय थे, उन्होंने ये कहा है, मुझे याद है। तो उन्होंने आदेश दिया कि अच्छा, जिसको जिसको जो याद है वो लिख लाओ। तो कुछ लोगों ने किस्सा कहानी भी लिख दी, और वो हजारों आयतें संग्रहित हुई। उसमें से काट छांट के वर्तमान में जो कुरान शरीफ है, अधिकांश लोगों के द्वारा, सुन्नियों के द्वारा खासकर मान्य है, वो कुरान मोहम्मद साहब के जाने के 150 साल बाद अस्तित्व में आई है। और जहां तक हदीस की बात है, वो लगभग 350 साल बाद। और मुख्यतः हदीस सबसे ज्यादा पारसिकों ने लिखी है और कुछ तुर्कों ने लिखी है। अरब वालों ने कोई हदीस नहीं लिखी है। इसलिए अगर सऊदी अरब ये कहता है, जो आप कह रहा है कि भाई हम हदीस को नहीं मानते, तो ये बहुत ही शुभ घटना है, सत्य घटना है। और वस्तुतः है जो अरब के लोग हैं वो अगर हदीस को नहीं मानते, तो इसका मतलब वो, अगर इस्लाम शब्द अब चल ही गया है, तो वो एक सच्चा इस्लाम लाना चाहते हैं जो कि कुरान में है। तो कुरान के रूप में मानने पर उसमें बहुत गुंजाइश निकलती है, क्योंकि बहुत सी चीजें अपरिभाषित हैं। जैसा केडिया जी ने बताया ही कि ना तो उसमें कहीं राज्य है, ना उसमें राज्य व्यवस्था है, न कोई शासक का उल्लेख है, न शासक कैसे उठे बैठे, कैसे रहे, कौन सी उपाधियां धारण करे, कुछ भी नहीं है। तो राज्य व्यवस्था अथवा पूरे धर्मतंत्र का भी कोई उसमें ताना बाना नहीं है। तो ये सब तो अरब का क्रिएशन नहीं है। और मोहम्मद साहब को जो वही उतरी थी, उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। इसलिए स्टेट क्राफ्ट तो कुरान में है ही नहीं। तो वस्तुतः है इस्लाम का जो वर्तमान रूप है, ये सबसे पहले तो तुर्कों और पारसिकों में, खासतौर से तुर्कों में, जो पापमय आवेगों वाले लोग थे, जिनको लूट, माले गनीमा की लूट और दुनिया भर के भोग विलास आदि की लिप्सा थी, और सनातन धर्म की जो पुरानी मर्यादा इन सब क्षेत्रों में थी,
उससे जो घबरा रहे थे उसको तोड़ने वाले लोग अपने आप को मुसलमान के अथवा इस्लाम मजहब या जो भी कह लीजिए मोहम्मद साहब को मानने वाला कहने लगे और वो फैलते गए। खासतौर से जो पारसी लोग हैं उनमें जो पुराने सनातन धर्मी थे उनको जब मार पड़ी तो उसमें ज्यादातर सूफी बन गए। सूफी बन के वो सनातन धर्म की कुछ बातें मिक्सचर करके बोलने लगे, फिर उनको और मार पड़ी तो वो कट्टर मजहबी हो गए। यानी बातें तो वो वेदांत की करते रहे लेकिन उन्होंने मजहबी उग्रवाद और आतंकवाद की जमकर सेवा की। और इसके बाद जो पारसीक में ईरानियों के, मतलब ईरान तो नया शब्द है, पारसीकों के पाप में आवेग वाले जो लोग थे, जो पारसीकों में सनातनी थे, वो पहले सूफी बने फिर और बदल गए। बाकी लोग इधर उधर भाग गए, कुछ भारत आ गए, कुछ कहीं और चले गए। और जिन्होंने शासन करने के लिए पाप में आवेगों को अपना आदर्श बनाया वो वहां शासन में अपने को मुसलमान कहने लगे। बाकी लोगों को उन्होंने दबा के कुचल के खत्म किया। इधर जो इंडोनेशिया मलेशिया आदि हैं उसमें तो भारत से गए हुए मुसलमान हैं और भारत में मुसलमान वही बने जो या तो पाप में आवेगों से, लोभ और लालच से मुसलमान बन रहे थे अथवा जो भयवश मुसलमान बन रहे थे। तो ये लोग कोई स्वाभाविक मुसलमान तो है नहीं। तो अब अगर सऊदी अरब में ये परिवर्तन आ रहा है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंग्लैंड फ्रांस आदि ने शायद अब इसकी जरूरत समझी है, क्योंकि जैसा आदरणीय केडीए जी ने बताया वस्तुतः तो तेल का पता लगने के बाद और उधर तुर्की से शत्रुता, तुर्की जर्मनी के प्रति सॉफ्ट है ये जानने के बाद इंग्लैंड ने सारी चाल चली है। जैसे वो उस्मान वंश का जो राज्य था जिसे वो ऑटोमन एम्पायर कहते हैं उसको तोड़ने के लिए उन्होंने नए नए मुस्लिम स्टेट बनाए हैं। इरादा था तेल पर कब्जा और तुर्की को नष्ट भ्रष्ट कर देना। तो ये तो पाप में लालसा से ये सारा हेर फेर हुआ है। अब शायद उनको जरूरत पड़ रही है कि हमने काफी लूट ली दुनिया, अब ऐसा ना हो कि पलट के हमको भी लोग खत्म करें, हमको भी मारें। तो अब उनको शांति की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक इंग्लैंड और फ्रांस आदि की भी बात है और विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात है, ये तो यूरोप के जो कठोर हृदय वाले लोग हैं, काफी कड़े चित्त वाले, उनका यूनाइटेड फ्रंट रहा है ना। इसमें सब तरह के लोग हैं लेकिन शक्ति में, कठोरता में, दृढ़ता में, उग्रता में इनसे कोई नहीं जीत सकता। इसलिए ये तो बिल्कुल मानना ही नहीं चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कोई भयभीत कर सकता है। वो भयभीत होने का नाटक कर सकते हैं अथवा जिसको उन्होंने स्वयं बढ़ाया है रूस के खिलाफ, उस मजहबी उग्रवाद को कंट्रोल करने के लिए उनको सदा एक शत्रु की तलाश रहती है। तो ये भी हो सकता है कि वो एक मजहबी उग्रवाद को, आतंकवाद को अब अपना शत्रु नंबर 1 मान रहे हों। तो इसमें भारत को कोई विचलित होने की बात नहीं है और अमेरिका में पर्याप्त शक्ति है कि वो इनको कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि वो अंततः यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्वयं यूरोपियंस का यूनाइटेड फ्रंट है और उसमें कठोर हृदय लोगों का फ्रंट है ना। क्रूरता और कठोरता में अमेरिका से कोई नहीं जीत सकता। अब समस्या यह है कि भारत क्या सुझाव दे। कठोरता और क्रूरता तो हम सिखा नहीं सकते, वो पहले से ही उस्ताद हैं। मुसलमान या मजहबी उग्रवादी या आतंकवादी अपने को जितना कठोर, क्रूर और उन्मत्त मान रहे हैं, उसके पिताजी, चाचाजी, दादाजी जो भी कह लीजिए वो अमेरिकन है, तो वो तो कभी भी इनको पूरी तरह कुचल देंगे। भारत इनको, ये हम भारतीय इनको एक भारतीय बौद्धिक के नाते ये कह सकते हैं कि भाई आप कठोरता से, क्रूरता से इनको कुचल देंगे तो उससे फिर उनकी आग धधकती रहेगी और वो आपस में तो खैर नष्ट हो ही जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका हम तो ये बताएंगे कि भाई कुछ बौद्धिक और आध्यात्मिक उपाय भी करो। तो आध्यात्मिक या बौद्धिक उपाय, सबसे पहले बौद्धिक उपाय है वो ये है कि आप अपनी नागरिकता की शर्तों को थोड़ा मानवीय बनाइए और उसमें सार्वभौम मानव मूल्य, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को अनिवार्य कर दीजिए। अर्थात जो कोई भी आपके यहाँ ये कहे कि हम सारे संसार में अपना ही मत फैलाएंगे, चाहे वो अपनी आइडियोलॉजी हो, चाहे अपना रिलीजन हो, चाहे अपना मजहब हो, वो फैलाएंगे, उसको कंट्रोल करिए। इसमें आपको चर्च को भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। चर्च को एक सीमा तक पहले ही कंट्रोल किया जा चुका है और बहुत सारे चर्च हैं जो आपस में लड़ते हैं, तो उसमें भी रास्ता मिल जाएगा कि भाई तुम कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज के आधार पर अपनी मर्यादा के साथ रहो। और किसी भी उसको जो ये कहे कि हम सारी दुनिया में इस्लाम फैलाएंगे, हम सारी दुनिया में केवल आखिरी रसूल का संदेश फैलाएंगे। कुछ देश ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संविधान में ही ये लिखा है कि ये सारी धरती अल्लाह की है और हम इस धरती को अल्लाह के लिए
जीतेंगे और अल्लाह का बनाया जो कानून है यानी कुरान के अनुसार सारी दुनिया में शासन लाएंगे। तो ये इनको आतंकवादी देश विधिवत घोषित कर देना चाहिए। जो भी ये कहे कि हम अपनी आइडियोलॉजी या अपनी थियोलॉजी सारे संसार पर ला देंगे, उनको टेररिस्ट घोषित कर देना चाहिए। इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यूनाइटेड नेशंस में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, पहल करनी चाहिए। और स्वयं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने देश में सिटीजनशिप के कानून में ये लाए कि भाई जो भी इस तरह की थियोलॉजी या आइडियोलॉजी को फोर्सफुली दूसरों पर थोपने की कोशिश करेगा, बलपूर्वक अन्यों को अपनी थियोलॉजी या अपनी आइडियोलॉजी में लाने की घोषणा करेगा पब्लिकली, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नागरिक नहीं हो सकता। ये भारत में भी होना चाहिए, भारत के संविधान में इसकी गुंजाइश है, लेकिन अभी तक अमल नहीं हुआ है। तो हम तो यही कह सकते हैं कि आप मारकाट से भी पहले अपनी नागरिकता को संशोधित करिए। जैसे ही पता चले कि कोई हमारा नागरिक है वो सेना में है तो और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। सेना के इंटेलिजेंस पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इसीलिए मुझे पूरी शंका है कि ये कोई प्रोजेक्शन है, कोई खेल है, क्योंकि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंटेलिजेंस पर, गुप्तचर सेवाओं पर, CIA पर शंका नहीं कर सकते, उनकी अद्भुत सामर्थ्य है। तो ऐसे कैसे ये जब्बार महाशय वहां ये सब नाटक करते रहे? या तो कहीं पीछे से कोई डोर हिल रही थी, कोई CIA का ही खेल हो सकता है। और अगर नहीं है तो इतनी इंटेलिजेंस रखनी चाहिए कि जो भी ये कहे कि हम अपनी आइडियोलॉजी, अपनी थियोलॉजी को दूसरों पर बलपूर्वक लागू करेंगे, उसकी सिटीजनशिप आप तत्काल रद्द करिए। फिर आर्मी में तो वो हो ही नहीं सकता, सिविल सर्विसेज में भी नहीं हो सकता। तो हम तो यही सुझाव देंगे और मुझे लगता है कि शायद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने 2 डिवीजन कर दिए हैं, टेररिज्म नाम दे दिया है। तो ये जो अरब से बाहर जो मूल अरब क्षेत्र है उसको तो वो शांतिवादी बना रहे हैं। तो एक प्रकार से वो सच्चा इस्लाम हो जाएगा कुछ दिनों में, यानी जो केवल कुरान को मानेगा। और कुरान में इतने कम सूत्र हैं कि उसकी तरह तरह की व्याख्या हो सकती है, और उसमें से भी कुछ अंश हटा दिए जाएंगे, और बाकी जो इस्लाम है, अपने को इस्लाम कहने वाले हैं, वो टेररिस्ट ग्रुप में आ जाएंगे, टेररिस्ट घोषित हो जाएंगे। तो एक तो ये जो डिवीजन कर रहे हैं इस्लाम वर्सेस टेररिज्म, ये भी एक डिप्लोमेटिक चाल है, लेकिन ये इंग्लैंड, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की चाल है। तो ये कूटनीतिक खेल है। लेकिन सबसे ज्यादा हम तो राजमार्ग ही बताएंगे भाई। तो राजमार्ग तो ये है कि आप अपनी नागरिकता को ठीक करिए। इस प्रकार के भयंकर विचार करने वाले लोग अमेरिका के नागरिक क्यों बन रहे हैं? उनको बनने मत दीजिए एक भी दिन। थियोलॉजी और आइडियोलॉजी को दूसरों पर फोर्सफुली थोपने की कोशिश कोई करे, घोषणा करे, बात भी करे, छोटे छोटे ग्रुप्स में भी बात करे, तो उसकी सिटीजनशिप, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस मानना चाहिए, संज्ञेय अपराध, और उसकी नागरिकता रद्द हो जानी चाहिए। भारत में भी होना चाहिए, अमेरिका में भी होना चाहिए, और भारत और अमेरिका की मैत्री और हो जाएगी अगर ऐसा होगा। यही कहना है। मैं आपको थोड़ा स्टैटिस्टिक्स में दिखा दूं, स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं, कि 400 लाख मतलब 4 लाख लोग बच्चे पैदा हुए अमेरिका में, जो एंकर बेबीज बोला जाता है, जिनके माता पिता, मतलब ये ज्यादातर मैक्सिकन होते हैं, हिस्पैनिक क्राउड होता है ज्यादातर, मेजोरिटी, जिनके माता पिता अमेरिकन सिटीजन नहीं है, लेकिन वो सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करते हैं बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिकन खर्चे पे, और वापस चले जाते हैं। इस बारे में कोई अमेरिकन पॉलिटिशियन बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका वोट बैंक है वो। और दूसरा है कि इलीगल इमिग्रेशन का बात तो सब लोग भूल चुके हैं। सबका टारगेट है इंडियन अमेरिकन, क्योंकि हमारे लोगों ने अपने पीठ पे एक टारगेट बना लिया, हम सबसे अमीर है। कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि आपको से लोग फिर जलना शुरू होंगे, और इन लोगों को भी पता लगेगा, जैसे कुसुमलता मां ने कल ही शो में बताया था, इनको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि व्यक्ति क्रूर जघन्य अपराध जरूर करेगा भारतीयों के विरुद्ध। तो मेरा जो भी भारतीय देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है, और भारत में रहने वाले लोगों से भी आग्रह है, ये स्टैटिस्टिक्स देना बंद कर दें, क्योंकि उससे हमारे पीठ पे ही टारगेट लगता है और किसी और के पीठ पे नहीं लगता है। भारत ने पिछले साल, भारतीयों ने मेहनत करके $130 बिलियन भारत भेजा था, $130 बिलियन। ये बहुत लोगों की GDP पे से ही बड़ा है, बहुत कंट्रीज की। और यहाँ तक कि राजनाथ सिंह ने बोला था कि हमारा पूरा रक्षा का खर्चा तो इस रेमिटेंस से ही निकल जाता है, ये बोला था उन्होंने। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस बात को ध्यान रखें। और एक बात भी मैं थोड़ा ऐड करूंगा यहाँ पे, कि अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में, क्योंकि ये इमिग्रेशन पे आधारित है, और उनको मालूम है कि इमिग्रेशन के बिना देश चल नहीं सकता इकोनॉमी में,
वो लोग कभी भी ऐसे ही लोगों को लाना चाहते हैं जो उनके गुलाम के जैसा रहे। दे डोंट वांट इंटेलिजेंट पीपल। ये सारा जो प्रोग्राम है, क्योंकि उनको इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये जो उनका सारा प्रोग्राम है वो उनकी मिडिल क्लास के जॉब्स को बचाने के लिए है। उनको इलीगल इमिग्रेशन से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उससे उनकी कॉस्ट कम होती है। खेतों में कोई काम करने के लिए मिलेगा और इनको ये पैसा भी कम देते हैं। मिनिमम वेज कैलिफोर्निया में $15 है, उनको देते हैं $6 पर आवर। अब सोच लीजिए आधे से कॉस्ट में काम हो जाता है। तो हु विल नॉट वांट इलीगल इमिग्रेशन? मेरे घर में कितने लोग जो काम करते हैं, मैं किसी का वीजा थोड़ी पूछता हूँ, क्योंकि कैलिफोर्निया में लॉ है, मैं पूछ नहीं सकता हूँ किसी का भी वीजा। तो लेकिन ये जो इमिग्रेशन है, इलीगल इमिग्रेशन है, ये अमेरिकन पॉलिटिशियंस की सहमति से ही है। माइकल शूमर ने कांग्रेस में ही बताया था। लेकिन जो भारतीयों के विरुद्ध प्रोग्राम है वो भी दोनों पार्टीज की सहमति से है। बर्नी सैंडर्स ने भी वही बात बोली और ट्रम्प भी वही बात बोल रहा है। तो देयर इज अ यूनिटी ओवर देयर। तो ये इस पे कोई भी पॉलिसी मेकर भारत में शॉक ना हो कि इट इज ए कंबाइंड प्रोपेगेंडा टू आउट इंडियंस फ्रॉम हियर। उनको डर है कल को ये लोग हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, स्पेशली ऑल्सो विवेक रामास्वामी का प्रेसिडेंशियल बिड व्हिच बिकेम वेरी सक्सेसफुल। तो लेकिन मैं आज का जो विषय है मजहबी आतंकवाद, उससे इस बात का क्या संबंध है? इसका बिल्कुल संबंध है, क्योंकि ये दोनों पार्टीज जो है इस तरह के आतंकवादी को प्रमोट करती है। नहीं तो अमेरिका की फोर्सेस इतनी पावरफुल है, कर नहीं सकती, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन दोनों पार्टीज इसको कंट्रोल करती है ताकि वो भय का वातावरण रखें अमेरिका में, और उससे उनको लॉ एंड ऑर्डर की फंडिंग बढ़े। ऐसे काम होता है, क्योंकि इतने सारे आप टीवी शोज देखिए या कोई भी जो कि सत्य बुक पे आधारित है, कितने लोगों को आसानी से आने दिया उन्होंने। सबको मालूम है कि कहाँ से आ रहे हैं, मैप कर रहे हैं, वो मार्क कर रहे हैं। और जो अमेरिकन सिटीजन ने किया, सबको क्या मालूम नहीं है कि डैलस में, ह्यूस्टन की मस्जिदों में क्या होता है? सबको मालूम है, रिकॉर्डेड है वो। और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तब उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? ले सकते थे, उस समय भी ले सकते थे। दे कुड हैव प्रीएम्प्टेड दिस एंटायर ऑपरेशन। ऐसा नहीं कि लॉ एनफोर्समेंट जो है सारे इंसिडेंट्स होने देती है, बट दे कुड हैव डन मोर स्टेप्स टू स्टॉप इट, लेकिन नहीं करते। मतलब कितने लोगों को, उनको पहले से मालूम है इसको मेंटल सिकनेस है, उसको बंदूक नहीं बेचनी चाहिए, मालूम है उनको, रिकॉर्ड्स में है, लेकिन फिर भी बेचते हैं। सो देयर इज ए ये मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि ये अननोन इंसिडेंट था। ये मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप इंडिविजुअल को तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ट्रेंड पे आप रोक सकते हैं कि यस ऐसा हो सकता है, देन वी कैन स्टॉप इट। लेकिन वो सब काम किया नहीं किसी ने भी। तो मैं ये भी बात बोलूंगा भारतीयों को कि, और सबको, हमारे दर्शकों को स्पेशली, कि ऐसा नहीं है कि भारतीय सरकार, जो सिर्फ भारतीय सरकार का कंडीशन थोड़ा अलग है, क्योंकि भारत एक मूल निवासियों का देश है, नेटिव देश है। वहां पे सभी लोग जो रहते हैं इमिग्रेंट्स नहीं है। अमेरिका इमिग्रेंट्स है, यहाँ के मूल निवासी दबे हुए हैं। तो अमेरिका का पॉलिसीज आर ऑलवेज टू उनको नीचे ही रखना है। से सेटलर का माइंडसेट है पूरा। चर्चेस के थ्रू चलता है, ट्रिनिटी चर्च, एपिस्कोपल चर्च, प्रेस्बिटेरियन चर्च, मैं तो नाम गिना सकता हूँ सभी चर्चेस के। और एक बात और देखिए, अभी कैथोलिक पोप ने बोला कि इमिग्रेशन को भारत अमेरिका को शुरू रखना चाहिए। अब जो व्यक्ति जिसने आक्रमण किया है कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट डिबेट में, ये बात छुप जाएगी, क्योंकि कैथोलिक्स को चाहिए कन्वर्जन का माल, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन उनकी छूट रही है। दे नीड न्यू पीपल। तो न्यू पीपल में से कभी मुसलमान, कभी हिंदू, इन्हीं में से लोग आते हैं। तो इट्स ऑल मिक्स्ड अप। तो ये जो इंसिडेंट हुआ, एक इंसिडेंट नहीं था, इसके पहले भी हो चुका है उसी आर्मी बेस से, फोर्ट ब्रैग, उसी से हुआ है। ये चौथा या पांचवा इंसिडेंट है। तो ये पहले मालूम नहीं होगा किसी को, अंदर मालूम होगा, सबको मालूम होगा, एंड दे नो इट, क्योंकि आर्मी के लोग हैं। तो शरण जी या कुसुमलता माँ कुछ ऐड करेंगे आप? सर, आर्मी की एक समस्या है ना आपके यहाँ, जो भारत में बिल्कुल नहीं है, कि देशभक्ति का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। बिल्कुल नहीं है। तो सवाल यह है कि फिर आर्मी काहे के लिए है? तो आर्मी रूलर के द्वारा कंट्रोल करने के लिए है, और तो कोई परिभाषा नहीं। हमारे यहाँ आर्मी देशभक्ति के लिए है, आपके यहाँ आर्मी टू बी कंट्रोल्ड एंड गाइडेड बाय रूलर्स है। तो इसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और देशभक्ति नहीं है वहां पे, क्योंकि देश ही उनका नहीं है। आप किसी भी सोल्जर का आके पूछिए कि वेयर इज योर मदरलैंड,
वो बोलेगा इटली, स्पेन, पोर्चुगल। वो अपनी मदरलैंड उधर बुलाएगा, फादरलैंड उधर बुलाएगा, जर्मनी। इजरायली होगा बोलेगा इजराइल। अंतर है ना, बहुत बड़ा अंतर है इसमें। तो कॉर्पोरेशन हैज एन आर्मी, ऐसा सोच सकते हैं आप ना। यस, आपका म्यूट पे है। म्यूट है, अमेरिका को गोरों का देश मानना, ये जो गोरे हैं वही तो सबसे अधिक क्राइम किए हैं उस धरती के साथ, वहां के लोगों के साथ, वहां की हर चीज के साथ, और जबरदस्ती इसको अपना देश कहना और फिर दुनिया का बवाल मचाना। तो कम से कम हम लोगों को बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि ये तो सब आउटसाइडर्स है ना, लेकिन इन आउटसाइडर्स को, इन लफंगे जो अभी लोन वुल्फ अटैक टाइप चीजें हुई है, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता अपने लोगों को 150 को 2-4 हजार को कटवा देने। जिन्होंने यूरोप को थोड़ा भी देखा है, 20वीं शताब्दी के यूरोप को भी देखा है, इंग्लैंड को, इंग्लैंड वालों को कटवाने में क्या दिक्कत है भाई? इंग्लैंड का राजा रानी जर्मन है, रशिया का राजा रानी जर्मन है, फ्रांस का राजा रानी जर्मन है। अब भारत में ये बात लोगों को नहीं पता है। अच्छा, जर्मन राजा रानी है, यही सब मामला इन लोग के पोप टोप के साथ है। इसके अलावा मान लो सब एंग्लो सेक्शन ही है बड़ा, तो एंग्लो सेक्शन का कौन सा डिनोमिनेशन है, वो दूसरे डिनोमिनेशन को काटता है। तो इनको एक नेशन की तरह समझना, एक देश की तरह समझना, एक राष्ट्र की तरह समझना, या इनका जो हेड ऑफ स्टेट है वो प्रतिपालक है, प्रजा को यानी कि जो जनता है उसको अपनी संतान की तरह उसको पालता पोसता है, ये तो थॉट ही नहीं है वहां ना भाई। डेमोक्रेसी का जो पूरा थॉट है, जो मॉडर्न गवर्नमेंट का आधार है, उसमें क्या है कि आप अपना लॉबिंग कीजिए और लॉबिंग से प्रेशर ग्रुप्स बनाइए। जो प्रेशर ग्रुप का संख्या ज्यादा है वो जीत जाएगा, और जीतने के बाद फर्दर लॉबिंग। और इस लॉबिंग का कोई रिश्ता न देश से है न समाज से है, उस ग्रुप के तात्कालिक लाभ हानि से। जी, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि जो आज का विषय है उसकी दिशा में घटनाएं जा रही हैं। ये जो अमेरिका में घटित हो रहा है ये असल में आतंक के अंत की ओर ही ले जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट कोई चाल चलेगी लेकिन अंत में वो इसको कंट्रोल कर लेगी। एक तो मुझे शंका है कि सीआईए का खेल है, वो थोड़े बहुत दोनों लोगों को साइड से, मरने दो दोनों साइड से। और मुस्लिम उग्रवाद के विरुद्ध, मजहबी उग्रवाद के विरुद्ध वातावरण बनाना। तो ये आतंक के अंत का आरंभ है। ये केडिया जी ने 2011 में ही कह दिया था कि बावलों का बावले हैं 2001 में 2002 में कह दिया था, वो पत्रिका भी है सभ्यता मूलक विमर्श में, बावलों का हस्त्र क्या होगा। तो ये जो मजहबी उग्रवादी हैं ये बावले हैं, इनमें न तो बुद्धि है और अध्यात्म से तो कोई लेना ही देना नहीं इस्लाम का। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से दरिद्र और बुद्धि से अधपगले से, लेकिन एक कोई भी इनको चढ़ा दे, जैसे कुछ पहलवान होते हैं ना, उनको कोई एक धनी आदमी पालता है फिर उकसा देता है इसको मारो उसको मारो, तो ये तो बावले हैं। और ये अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस इनसे खेल रहे हैं और अब इन्होंने उनके लिए खतरा पैदा कर दिया है, तो अब इनका अंत होगा। तो आतंक के अंत का आरंभ है। चर्च के पपेट्स हैं। देखिए मैं इसमें चर्च के पपेट है और कम्युनिस्ट मियाँ को सामने रख के अपना खेल खेलता है। कम्युनिस्ट भी अब पपेट ही हो गए हैं, कम्युनिस्ट में कोई चर्च वालों से लड़ पाएंगे क्या? खा के लड़ पाएंगे? कठपुतली मालिक से थोड़े तो सदा पेड होते हैं। अब आजकल वो चर्च से पेड हैं। कम्युनिस्ट संसार भर में पेड लेबर रहे हैं, पैसा लेते हैं,
धन लेते हैं, उसी का काम करते हैं। अब वो चर्च से पेड हैं, दुनिया भर के कम्युनिस्ट सब पेड बाई चर्च। हाँ चर्च के पेड वो हैं, भाड़े के टट्टू हैं कम्युनिस्ट। हाँ, भाड़े के। अभी जो नया शो आने वाला है मित्रा वरुण के ऊपर ऋग्वेद से हमारे चैनल पे, उस पे हम लोग वेटिकन की जड़ों को खंगोलेंगे, तो उसे पता लगेगा मित्रा वरुण ही निकलने वाले हैं हर जगह से। और मित्रा वरुण जो है वरुणालय की रक्षा भी करते हैं वो। अच्छा, इस पॉइंट पे रामेश्वर जी मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा इधर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और मैं थोड़ा सा आप सबसे परमिशन भी लूंगा मैं, क्योंकि बोलने से पहले तो आपकी परमिशन होगी तो मैं थोड़ा बोलता हूँ इसमें। मुझे ऐसा हाँ लगता है कि ये इंसिडेंट्स इंक्रीज होंगे थोड़ा सा, थोड़े समय के लिए, हाँ लेकिन 2029 की जो प्रेडिक्शन है कुसुमलता माँ की, वो 100% सही होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 2029 तक ये निपट जाएगा। लेकिन निपट अभी थोड़ा जाएगा। इंक्रीज होगा क्योंकि ये लोग इसको यूज करेंगे। पहले अमेरिका में भय क्रिएट करेंगे, ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है एक और वॉर को शुरुआत करने के लिए, और ट्रम्प वो होने नहीं देगा, तो अमेरिका के अंदर ही विस्फोट होंगे सारे के सारे। और अभी जो बोल रहे हैं कि तालिबान अब दुश्मन है, क्योंकि तालिबान जो है भारत के साथ बड़ा क्लोज रिलेशनशिप बना चुका है इस समय। सो पाकिस्तान का ये जियोपॉलिटिक्स ही है पूरा, तो पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस इज थ्रेटेंड। तो अब वो तालिबान को वापस गलत पेंट करने के लिए ये सब वॉर्स करा रहे हैं। शैलेंद्र जी कुछ भैया कुछ कह रहे हैं। मैं आपको हर्ष का विषय बता दूं, भारतीयों के लिए, भारत के लिए, भारतवंशियों के लिए कि तालिबान पेशावर से मात्र 100 किलोमीटर दूर है। वाह 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 वाह। ये अभी का तालिबान और मैं भारत में समाचार समझौता है, क्या करे? तालिबान और भारत में समझौता हो जाएगा, पाकिस्तान आधा इधर आ जाएगा, आधा हो चुका है, पहले से समझौता है, हो चुका है वो हो चुका। अरे तालिबान कैसे इतना करेगा, आप समझ सकते हैं कि कहां से उसको बल मिल रहा है। लेकिन अब आज का जो समाचार है वो यह है कि हो सकता है कि 2 दिन में जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है उसकी असेंबली ही घोषणा कर दे कि वो अफगानिस्तान में मिल गया। बहुत अच्छा। हाँ, ये हो सकता है। पाकिस्तान ये के आपको 4 टुकड़े। इसी पाकिस्तान से भारत को डराने आते थे राहुल, अमेरिका। सोनिया, मनमोहन, हाँ। चिदम्बरम, राहुल अखिलेश, ममता। और जो देखिए क्या है कि इनको डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक डिफीट दी है भारत ने, इसलिए भी भारतीय अमेरिकन को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत ने स्ट्रेटेजिक डिफीट दे दी, बांग्लादेश में दे दी, और बांग्लादेश में कू कभी हुआ ही नहीं था, वो तो शेख हसीना जी को उठवा के लाए थे, तो ये कू भी नहीं था ये, और वहां पे स्ट्रेटेजिक डिफीट हुई है। बर्मा में भारत ने स्ट्रेटेजिक डिफीट दी है अराकान आर्मी के थ्रू, जबकि अराकान आर्मी फुल्ली फंडेड बाय चाइना, लेकिन यूज किया भारत ने। तो इतना चेकमेट है, चारों जगह चेकमेट है, और अगर एशिया में चेकमेट है तो अमेरिका का साम्राज्य बचेगा ही नहीं, क्योंकि 90% ऑफ वेल्थ इन अमेरिका कम्स फ्रॉम एशिया, 90%। असल में 70 साल बाद पहली बार भारत में भारतीय बुद्धि का शासन हुआ है, तो अब वो सब हाँ, नहीं, उसमें आदित्य जी मैं एक बात जोड़ दूं, वो फंडेड बाय चाइना सही है, लेकिन फुली सपोर्टेड बाय इंडिया 100%। यस। हाँ, तो भारतीय कूटनीति में फुल प्ले पर है, भारतीय कूटनीति, इंडियन डिप्लोमेसी इज ऑन फुल प्ले, तो वो अब चलेगा। तो ये नहीं, जो हम है लोगों ने बहुत ही बढ़िया हुआ है। और एक और समाचार मैं दे दूं दर्शकों के लिए कि बांग्लादेश की सेना का जो प्रमुख है उसने इंटरव्यू दिया है और उसने यूनूस की और उसकी सरकार की एक प्रकार से निंदा की है, और उसने साफ साफ कहा है कि भारत का हित बांग्लादेश में सुरक्षित रहेगा, इसके लिए हम वचन देते हैं, और हम भारत के विरुद्ध कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे भारत को कष्ट हो, क्योंकि हम भारत पर निर्भर हैं। ये वक्तव्य जो है उसकी सेना का प्रमुख ने दिया है। दूसरा यह है कि सेना के प्रमुख की मांग पर ही भारत ने चावल भेजा, और ये चावल ही है जो बांग्लादेश में भी कमाल कर रहा है और तालिबान में भी कमाल कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, क्योंकि भारत जो है तालिबान को भोजन कराता है और उधर जो है बांग्लादेश की सेना को भोजन करा रहा है, क्योंकि वहां की सरकार में तो ये मोरल अथॉरिटी भी नहीं है।
जी हमारे चावल से चटनी ने यूरोप में अपना रूल करने की कोशिश की थी, यूरोप को बेच बेच के धनी हुआ था। हमारे चावल के पास बहुत ताकत है। हाँ नहीं हाँ हाँ, सही बात। नहीं, ये सही चावल बात। की ताकत है जो वियतनाम को लड़वा दिया, साउथ वियतनाम, वहां पे भारत ने चावल सप्लाई किया था। तो भारत ने जो युद्ध चावल से जीते हैं, सौमित्र खाली भात खाते हैं, हाँ भाई सब और भात वाले हैं। देखिए चावल का दुरुपयोग भी हुआ है। इस देशद्रोही नेहरू ने चीनी सेना को चावल दे दी थी कि जाओ तिब्बत पर कब्जा करो। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत बड़ी ये बात आपने कही। पिछले चावल का 75 देशद्रोही वर्षों उपयोग नेहरू में, ने किया। हाँ नहीं, पिछले 75 वर्षों में भारत की कूटनीति जो है इतनी समृद्ध हुई है, कहिए कि वो मैच्योर हुई है, परिपक्व हुई है, कि लगता है 360 डिग्री घूम गई है। आज बिल्कुल। भारत चावल के एक एक दाने की कीमत वसूल लेता है, हाँ, तालिबान को गेहूं देता है और गेहूं के एक दाने की कीमत होती है। लेकिन एक समय था जब हम ही दे रहे थे भोजन उस सेना को जो हम पर हमला करने वाली थी। हाँ, वो तो देशद्रोहियों के हाथ में था ना शासन। हाँ, देशद्रोहियों का हाथ में था, सही बात। स्वाभाविक लोगों के हाथ में शासन आ गया है। भारत के स्वाभाविक प्रतिनिधि शासन कर रहे हैं, तो वो जी करें, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सही ये बात, सही बात, करें। 400 सही लोग बात। देख रहे हैं, आप सब लोग लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे मेंबर बनिए। आपके मेंबर्स, हमारे मेंबर्स के लिए स्पेशल कोर्सेज होते हैं। पहली बात तो आप सभी मेंबर्स को डिबंकिंग मिथोलॉजी कोर्स फ्री में मिलता है। दूसरा, गीता के लेक्चर्स आपको फ्री में मिलते हैं। तीसरा, ओनली फॉर मेंबर्स होते हैं। और भागवत पुराण की नई सीरीज भी आपको सिर्फ मेंबर्स के लिए है, तो प्लीज जुड़िए। और कुछ शोज हमारे हम फ्यूचर में सिर्फ मेंबर्स के लिए करने वाले हैं 2025 में। आप सभी मेंबर्स होंगे तो आप उसको सुन सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें सिर्फ एक बात ही ऐड करूंगा। सीआईए का एडमिशन है कि हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करे तालिबान में। सारा एडम्स करके एक उनकी एक वो है, रिटायर्ड आई थिंक लेडी है, लेकिन भारत ने सिर्फ खाना दे के तालिबान को खरीद लिया। तो तुमने सीख लो भाई, कौन मना करता है। हमने वो एक बोलती है। और बात आदित्य जी बता दूं आपको। हाँ भारत वो देश है जिसने आज तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है। हाँ, हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी सरकार को भारत शासन नहीं मानता है, और जब भी गेहूं भेजता है तो ये कहता है कि हम उस क्षेत्र में रहने वाले गरीबों के लिए दे रहे हैं। हाँ, न उसमें शासन आता है न उसमें सरकार आती है। 400 टन दवाई भेजिए, 400 टन। अब दवाई हाँ कितनी हल्की से होते हैं, एक हल्की सी बॉटल होगी, हल्की सी पतली होगी, 400 टन। मतलब इतनी दवाई भेजिए कि पूरा पूरा का पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, सबकी दवाई हो जाए अगले 10 साल की। इतनी अरे दवाई उसका चमत्कारिक परिणाम देखिए। अफगानिस्तान को भोजन भारत ने जब से देना शुरू किया है, संसार में बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि उसकी मुद्रा का मूल्य पाकिस्तानी मुद्रा से ऊपर है। वाह, उसका फॉरेक्स रिजर्व पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व से ज्यादा है। और अभी तालिबान एक चौकी जीतता है और कहता है कि तुमने क्या पाया, तुम भिखमंगे हो। हम आईएमएफ के पास नहीं जाते, हम वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाते, हमारे लोग आटे की लाइन में नहीं लगते। वो मारता भी है पाकिस्तानियों को और ऊपर से डांटता भी है। ये भारत के गेहूं और भोजन दवा का चमत्कार है। ये हमारे मोदी जी का चमत्कार है। हाँ। भारत मोदी जी के पहले भी था। 2014 के पहले भी भारत था। मोदी जी की ये ठुकाई पुटाई कुटाई का कमाल है। चलिए एक दो क्वेश्चन हम लेते यूएसए हैं। मस्ट लर्न डिप्लोमेसी फ्रॉम मोदी जी। एक दो क्वेश्चंस लेते हैं पहले। हाँ? तो हम जो मेंबर्स यूएसए को मोदी जी से कूटनीति सीखनी चाहिए। यूएसए हाँ, मस्ट लर्न डिप्लोमेसी फ्रॉम मोदी जी। रवि हाँ, मल्होत्रा जी हमारे मेंबर लिख रहे हैं, योर एनालिसिस ऑन द बेस्ट इंटेलेक्चुअली ऑफ द वेरी हाई क्वालिटी। और फिर हमारे विभूषण गुप्ता जी ने जो कमेंट दिया था, वो भी उनका कमेंट भी हम लोगों ने दिखाया था पहले। ये तो सिद्धि आप विनायक, ही के आए वाले हैं ना रवि। क्या सर, क्या इस्लाम वेस्ट का टूलकिट बन चुका है या अलग है? उस पर ऑलरेडी उत्तर दे दिया है, वो उनका टूलकिट ही है। भाई उत्तर दे इस्लाम चुके हैं। है नहीं। नहीं, एक लफंगे व्यक्ति ने, भुखमरों का इस्तेमाल करके अगर काम हो जाए तो कर ही लेना चाहिए ना भाई। नहीं, एक सज्जन ने कहा था कि नमाज फारसी शब्द है
और वो अरबी नहीं है, तो ये हम लोगों को ज्ञात है कि वो फारसी है, प्रचलित शब्द है, लिख चुके इसलिए हैं। उसका प्रयोग हम करते हैं, अन्यथा उसका सलात है अरबी में, और वो सलत से बना है, उसी को सलाह भी बोलते हैं। लेकिन भारत में प्रचलित वही है, फारसी या नमाज है, और नमाज हमें इसलिए बोलना चाहिए कि नमः से बना है, उसी से नमस्कार है, तो एक समझिए कि हम अपने शब्द को उच्चरित करते हैं। ना नहीं, नमा और अज की संधि है। अज मतलब होता है हाँ। विष्णु, जिनका जन्म ना हो। नमाज मतलब ऐसा, तो क्योंकि संस्कृति बोली जाती थी वहां पे पारसिक देश में। सोचिए, जो विष्णु भगवान को प्रणाम करे तो कौन हाँ। कोने से मियाँ हुआ। हाँ। अब 1 घंटा 12 मिनट पर इसी बात पर कर दीजिए कि देखो तुम विष्णु को नमस्कार करते हो नालायको, अब तुम किस कोने से मियाँ हो। नहीं, गाय मारते हैं, ढंग इनको से विष्णु का कुछ नहीं मिलेगा। हाँ ये भैया, लोग अच्छा चलिए, मैं बस 3 को प्रणाम करके संपन्न किया जाए। 1 घंटा यस 12 मिनट 52 सेकेंड। Praveen Chopra ji, thank you for becoming a member. Jagan ji for helping, thank you very much for donating. Radhe Sharma ji, thank you for donating. और एंड लुली काटने वाला नबी नाम आपको भयंकर है। आपका लेटेस्ट बुक नॉट अवेलेबल अमेजॉन हिंदी, किसके लिए था? कमेंट लिख दीजिए किसके लिए था ये। तो थैंक यू ऑल वेरी मच, और हम लोग अगले शो में फिर मिलेंगे। एक पंकज सचदेवा जी बोल रहे हैं नॉस्ट्राडामस प्रेडिक्शंस आर कमिंग ट्रू। हम लोग नॉस्ट्राडामस को मानते ही नहीं है, तो उनका प्रेडिक्शन का कोई वक्त मतलब नहीं है। पुराणों में अगर लिखा होगा तो उसी को मानेंगे। तो थैंक यू ऑल वेरी मच, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सैटरडे शो हिंदू पंचायत। आप 390 लोग देख रहे हैं, 400 लोग, तो आप लोग प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेंबर जरूर कीजिए, दक्षिणा दीजिए हम लोगों का, और सब्सक्रिप्शन देकर हम लोग का दक्षिणा दीजिए भाई। हाँ। बिना दक्षिणा दिए ज्ञान लेना अनुचित है। सही बात, सही क्यों बात, शैलेंद्र भैया? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। 5-5 तो सब्सक्रिप्शन का दक्षिणा दीजिए आप लोग। आज तो 3 महानुभाव है, 15 हो गया सब्सक्रिप्शन। हाँ। 5 मेरा, 5 मिश्र जी का, 5 भैया का, 15 सब्सक्रिप्शन। सुरेंद्र नाथ बाग पूछ रहे हैं व्हाट इज दी कंट्रीब्यूशन, उसको बता दीजिए। क्या? What is the आप जाएंगे, हाँ, क्लिक आप ज्वाइन करेंगे ना, तो वहां पे विदुर, युधिष्ठिर, कृष्ण, राम, ये सब्सक्रिप्शन लेवल्स है, तो जिसको आप चूज करना चाहे आप कर लीजिए। तो आपको पता है, ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे वहां पे। तो सारे ज्ञानी पुरुष हैं, विदुर भी है, युधिष्ठिर भी है, भगवान कृष्ण भी है, भगवान राम भी है, 4 लेवल्स है। चलिए, थैंक यू ऑल वेरी मच, नमस्ते एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।